Hello everybody, welcome to Office Azada 247. Today in this particular video, we will be talking about the promotional exams और कौन से एग्जाम की हम बात कर रहे हैं द SBI Clerical to टीओ एग्जाम जो कि होने वाला है 27th ऑफ दिसंबर को। लास्ट वीडियो में रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हमने कवर किया था टिल हाउसिंग। आज हम जान लेते हैं कि हाउसिंग के बाद कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इन द प्रायोरिटी सेक्टर्स जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज द एनबीएफसी। तो आपको पता होगा कि द बैंक लोन्स आर देयर फॉर द एनबीएफसीज फॉर द पर्पज ऑफ ऑन लेंडिंग। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस में ही मेंशन्ड है विच इज पब्लिश्ड बाय द आरबीआई। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लिमिट्स तो ये डिफाइंड है फॉर द एग्री फाइनेंस एज वेल एज द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। So the bank credit to registered NBFCs which are other than the microfinance institution for on lending will be eligible for classification as priority sector lending under the respective categories। कौन सी categories हैं? सबसे पहला एग्रीकल्चर अप टू ₹10 लाख पर बोरोवर की लिमिट है इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म लेंडिंग कंपोनेंट अंडर दी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आर देयर। व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्म लेंडिंग कंपोनेंट उसमें अगर 10 लाख तक का लोन दिया जाता है बोरोवर को पर बोरोवर को then it can be included under the priority sector lending norms। फिर आते हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में जहां पे आपका लोन अप टू 20 लाख पर बोरोवर विल बी कंसिडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग provided banks maintain the disaggregated data of such loans in the पोर्टफोलियो। तो आपका जो भी लोन पोर्टफोलियो है रिस्पेक्टिव बैंक्स का वहां पे आपने मेंटेन रखना है ये डेटा। अब यहाँ एक नोट मेंशन्ड है, दिस नोट हैज बीन डायरेक्टली टेकन अप फ्रॉम द आरबीआई मास्टर गाइडलाइन। यहाँ लिखा हुआ है द प्रोविजंस ऑफ पैरा 23 आर नॉट एप्लीकेबल टू द आरआरबीज यूसीबीज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड द लोकल एरिया बैंक्स। तो आपके जो बैंक लोन टू एनबीएफसी फॉर ऑन लेंडिंग है they are not applicable, these guidelines for agri and micro and small enterprises are not applicable for the rural banks, the regional rural banks, urban cooperatives, small finance banks as well as the local area banks। तो आप ये exception याद रखेंगे for the examination। फिर आते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी में विच टॉक्स अबाउट द ई वेयर हाउस रिसीट्स। फाइन, तो वेयर हाउस के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसीट्स आर देयर। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स उसके लिए लिमिट अलग है, नॉन नेगोशिएबल के लिए वी हैव अ डिफरेंट लिमिट ऑल टुगेदर। तो लोन अगेंस्ट द प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग द वेयर हाउस रिसीट फॉर अ टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 months subject to a limit up to 90 lakh against the negotiable warehouse receipt NWR जिसको हम बोलते हैं, और the ENWR and up to 60 lakh against the warehouse receipt other than the NWR और ENWR। तो अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, 12 मंथ्स का अगर टाइम पीरियड है लोन का एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। अब नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है और फॉर दैट मैटर ई और द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। इन दोनों की दोनों कैटेगरी के लिए जो लोन लिमिट है दैट इज अप टू 90 लाख। तो ये लिमिट हमें याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिमिट से ही आएगा इन द एग्जामिनेशन। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द अदर कैटेगरी you can say beyond the negotiable warehouse receipt अगर कोई कैटेगरी है दैट इज द नॉन नेगोशिएबल warehouse receipt, उसके लिए जो लोन लिमिट रखी गई है इट इज अप टू 60 लाख। तो 80 लाख है फॉर द negotiable warehouse receipt and other categories belonging to the warehouse receipt you will be having the 60 lakh as your loan limit। तो जितने भी लिमिट्स हैं डायरेक्टली पूछी जाती है इन द एग्जामिनेशन एंड फ्रॉम हेयर ओनली वी आर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस इन द एसबीआई टीओ एग्जाम एज वेल। फिर आते हैं स्टार्टअप्स के लिए क्या यहाँ पे लोन का लिमिट रखा हुआ है। तो इट इज 50 करोड़ ओनली, लोन अप टू 50 करोड़ टू द स्टार्टअप्स एज पर द डेफिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट कंफर्म टू द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप जो है आपको लगता है कि आपकी जो कंपनी है दैट्स अ स्टार्टअप तो आपको 50 करोड़ तक का अगर लोन है वो प्रायोरिटी सेक्टर में मिल जाएगा। दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। एक डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उन्होंने जो भी एमसीआई ने डेफिनेशन दी हुई है फॉर द एमएसएमई, इफ योर स्टार्टअप फॉल्स अंडर दैट कैटेगरी तो आपको 50 करोड़ तक का लोन इजीली मिल जाता है। loans to entities involved in assisting the decentralized sector in the supply of inputs and
मार्केटिंग ऑफ द आउटपुट ऑफ आर्टिजन्स विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। यहाँ पे भी जितनी भी एंटिटीज हैं, वेदर इट इज फॉर द आउटपुट प्रोडक्ट्स ऑफ योर artisans village and cottage industries, they are also included under the priority sector. तो अगर आप एज अ बैंक इन इंडस्ट्रीज को लोन दे रहे हैं, then definitely you can claim that yes, we have completed our obligation of the priority sector lending. फिर चाहे वो इनपुट कॉस्ट है या फिर मार्केटिंग के लिए आउटपुट कॉस्ट भी यहाँ पे एलिजिबल है। अब बात आती है कि एमएसएमई है कौन से। व्हेन वी डिफाइन द एमएसएमईज देयर आर टू क्राइटेरियाज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टमेंट लिमिट शुड बी मेट एंड सेकेंडली देयर इज अ टर्नओवर लिमिट। और इन इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट के बेसिस पे ही वी डिफाइन वन एंटरप्राइज एज माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो एमएसएमई डी एक्ट जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, वहां पे इनिशियली आपकी जो लिमिट्स थी वो दूसरे बेंचमार्क पे डिपेंड कर रही थी, बट विद इफेक्ट फ्रॉम 2020 आपका जो बेंचमार्क है वो इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर ही है एक एंटरप्राइज का। एंड रिसेंटली दैट इज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 आपकी ये लिमिट्स जो है रिवाइज हुई हैं, और हमें रिवाइज्ड लिमिट्स ही याद रखनी है। सिंपली स्टेटेड, हम एक एंटरप्राइज को माइक्रो एंटरप्राइज कब बोलेंगे? जब उसका इन्वेस्टमेंट लिमिट इज अप टू 2.5 करोड़ एंड टर्नओवर लिमिट इज अप टू 10 करोड़। फाइन, दिस इज द माइक्रो एंटरप्राइज। स्मॉल एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट इज डिफाइंड एज अप टू 25 करोड़ एंड टर्नओवर लिमिट इज डिफाइंड एज अप टू 100 करोड़। जब हम बात करते हैं मीडियम एंटरप्राइज की, देन द इन्वेस्टमेंट लिमिट कैन बी अप टू 125 करोड़ एंड द टर्नओवर लिमिट कैन बी अप टू 500 सीआर। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपको लिमिट्स याद होनी चाहिए। क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो लिमिट्स के अराउंड ही पूछा जाता है कि एमएसएमई के अंदर आपके पास कौन सी पर्टिकुलर एंटरप्राइज आप डिफाइन कर रहे हैं, वेदर इट इज द माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, क्या उनका टर्नओवर लिमिट है और क्या इन्वेस्टमेंट लिमिट रखा गया है। Fine. So here also this table is from the Ministry of MSME website only. Investment in plant and machinery or equipment not more than 2.5 crore, annual turnover not more than 10 crore, तो micro enterprise हो जाएगी। Small enterprise कब होएगी? जब investment is not more than 25 crore, annual turnover not more than 100 crore। मीडियम एंटरप्राइज हम कब बोलेंगे? जब इन्वेस्टमेंट इज नॉट मोर देन 125 करोड़ एंड टर्नओवर इज नॉट मोर देन 500 करोड़। तो वैसे तो ये सिंपली याद हो जानी चाहिए, हमें इतना मुश्किल नहीं है, बट देर आर सर्टन टेक्निक्स जिनसे आप याद रख सकते हो इनिशियली कि इन्वेस्टमेंट जो है फॉर द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हम कैसे याद रखेंगे। सो जस्ट मेक 25, फाइन, आप यहाँ पे 25 राइट डाउन कर लो, और इस 25 में फर्स्ट वाले में माइक्रो में डेसिमल लगा दो 2.5, इसको एज एज इट इज ही हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, एंड यहाँ पे आप 1 लगा दीजिए। तो 2.5, 25 एंड 125 आर द इन्वेस्टमेंट लिमिट्स फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। टर्नओवर के लिए सिंपली मल्टीप्लाई कर दो इन सारी लिमिट्स को बाय 4, आपके पास रिस्पेक्टिव टर्नओवर लिमिट्स आ जाएंगी इन दी माइक्रो एंटरप्राइज। तो 2.5 इंटू 4 कीजिए, इट विल बी 10 करोड़। 25 इंटू 4 इट विल बी 100 करोड़। 125 इंटू 4 विल बी 500 करोड़। तो ऐसे भी आप इसे याद रख सकते हैं, बट माय एडवाइस वुड बी कि एक बार आपने ये ट्रिक या फिर आप जो भी बोल सकते हैं इसको, एक टेक्निक अगर समझ ली है तो ट्राई करना कि इसको याद आप कर लो। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में मल्टीप्लाई बाय 4 करो उसके बाद ही आपको ये याद आ रही है। दिस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास और कौन सी एलिजिबल कैटेगरीज हैं अंडर दी प्रायोरिटी सेक्टर्स जिनको हम एमएसएमई के साथ रिलेट कर सकते हैं। So loans to the registered NBFCs which are other than the MFIs for on lending to micro and small enterprises not applicable to the RRBs, SFBs and UCBs, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। The para number 23 ये वाली लिमिट्स जो थी we have already seen them। Fine, यही आपकी कैरी फॉरवर्ड हुई है एमएसएमई के लिए भी। क्रेडिट आउटस्टैंडिंग अंडर द जीसीसी, जो जनरल क्रेडिट कार्ड है जिसमें कि आपका आर्टिजन क्रेडिट कार्ड आता है, लघु उद्यमी कार्ड आता है, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड आएगा, वीवर्स कार्ड आएगा, इन एग्जिस्टेंस एंड catering to the non-farm entrepreneurial credit needs of the individuals। So जो भी आपका क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है अंडर दीज
जीसीसीज, जिसको हम जनरल क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, चाहे इनमें से कोई भी क्रेडिट कार्ड है, कोई भी कार्ड है, उसमें जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होगा, दैट ऑल्सो इज ट्रीटेड अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर फॉर द पर्पज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर ऑब्लिगेशन। फिर ओडी लिमिट आपकी जो है, ओवरड्राफ्ट टू प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट होल्डर्स एज पर द लिमिट्स एंड कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। डीएफएस डिपार्टमेंट है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री पूरा का पूरा फॉल करता है। will qualify as the achievement of target for lending to the micro enterprise। तो micro enterprises जो हैं आपकी प्रायोरिटी सेक्टर में आती हैं। एंड इफ यू आर हैविंग द प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट इन योर पर्टिकुलर बैंक, तो जो भी ओडी दिया है आपने अगेंस्ट दिस जन धन योजना अकाउंट, दैट विल ऑल्सो बी टेकन एज द पर्टिकुलर प्रायोरिटी सेक्टर ऑब्लिगेशन। तो आप उसको भी जोड़ सकते हैं वाइल अप्लाइंग और वाइल टेलिंग दी आरबीआई दैट यस, हमारे बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर ऑब्लिगेशंस इतनी मीट करी हैं इस फाइनेंशियल में। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स विद द सिडबी एंड मुद्रा लिमिट ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल। तो अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है सिडबी के साथ या फिर मुद्रा लिमिटेड के साथ, देन डेफिनेटली दैट कैन आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट एज द प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि मुद्रा लोन्स की लिमिट को एनहांस कर दिया गया है। पहले आपके पास अप टू 10 लाख वाज द लिमिट, नाउ फ्रॉम 2024 हमारे पास जो लिमिट है उसको एनहांस कर दिया गया है टिल 20 लाख। तो इसको याद रखना, आप हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए दैट व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लोन प्रोवाइडेड अंडर द मुद्रा स्कीम। तो मुद्रा लिमिटेड बोलिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या फिर मुद्रा स्कीम, एवरी स्कीम इज द सेम वन, और उसमें लिमिट आपकी कितनी है, 20 लाख तक। फाइन, 10 लाख अब नहीं है, मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई है, 20 लाख। और कौन सी कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी थी यहाँ पे भारत सरकार ने, इट वाज तरुण प्लस। राइट, नेक्स्ट इज योर रिन्यूएबल एनर्जी। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, रीजन क्या है उसका मैं बता देता हूँ आपको। अभी रिसेंटली आई थिंक इसी फाइनेंशियल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है आपके पास सोलार एनर्जी हार्नेसिंग के लिए एक प्रोजेक्ट वर्थ ₹100 करोड़। फाइन, तो वहां से आपके पास जो सोलार एनर्जी आएगी, डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ओनली। तो रिन्यूएबल एनर्जी जिस भी फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रही है आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में या फिर कोई स्पेसिफिक स्कीम है एसबीआई में पर्टेनिंग टू द रिन्यूएबल एनर्जी, दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो रिन्यूएबल एनर्जी का कंपोनेंट है उसके अंदर हम कब काउंट करेंगे कि यस द पीएसएल नॉर्म्स आर अंडर दिस रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी। So bank loans up to limit of rupees 35 crore to the borrowers for renewable energy based power generators and for renewable energy based public utilities with street lighting system, remote village electrification will be eligible for priority sector classification। तो लिमिट क्या याद रखेंगे हम, up to 35 crore। For individual households the loan limit will be 10 lakh per borrower। तो याद रखना आप, अगर हम पावर जनरेटर की बात कर रहे हैं या फिर पब्लिक यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी की लिमिट कितनी है, 35, लोन लिमिट कितना है, 35 करोड़। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि पर बोरोवर लिमिट बताइए, तो इट विल बी 10 लाख। फाइन, तो दोनों चीजें हमें याद होनी चाहिए, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की कितनी है, 10 लाख, एंड रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर जनरेटर एंड रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पब्लिक यूटिलिटीज में जो लोन आप दे सकते हैं, इट इज अप टू 35 करोड़। फाइन, 10 लाख फॉर इंडिविजुअल, 35 करोड़ फॉर द अदर कैटेगरीज। फिर आते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। प्रायोरिटी सेक्टर में एक आपका प्रायोरिटी सेक्टर सोशल इंफ्रा भी था, वहां पे क्या लोन लिमिट है, so loans up to a limit of rupees 5 crore per borrower for setting up the schools, drinking water facilities, sanitation facilities, including the construction or refurbishment of household toilets and water improvements at household level। तो याद रखेंगे लोन लिमिट जो है 8 करोड़ तक की इसको बढ़ा दिया गया है पर बोरोवर जो है, इट विल बी इंक्लूडेड अंडर द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। Loans up to a limit of 12 crore per borrower for building the healthcare facilities। healthcare facility के लिए कितना है, 12 crore per borrower, and it is there in the tier 2 to tier 6 centers। tier 1 में लिमिट नहीं है आपकी, tier 2 से लेके tier 6 centers तक आपकी लिमिट कितनी डिफाइन की है फॉर द हेल्थ केयर फैसिलिटी, इट इज 12 करोड़ पर borrower। नेक्स्ट आते हैं वीकर सेक्शंस पे।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो मार्च 2025 में अपडेट हुआ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पहले भी आए हैं अलग अलग एग्जाम में इस साल, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि एसबीआई के प्रमोशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सो वीकर सेक्शन में कौन कौन फॉल करता है? सबसे पहले वी हैव द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स वर which type of farmers? Those farmers having the land holding, operational land holding between 1 to 2 hectare, और marginal farmers less than 1 hectare. Okay, तो हम बोल सकते हैं in effect less than 1 to 2 hectare if you are having। तो आपके पास अगर रेंज है, अगर हमारे पास रेंज पूछी गई, तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कौन से होंगे? हैविंग द ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग एज लेस देन 2 हेक्टेयर। 2 हेक्टेयर के अंदर अंदर अगर ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग आ रही है, देन दे आर द स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स। Artisans, village and cottage industries where individual credit limits do not exceed 2 lakh। तो 2 लाख तक की अगर क्रेडिट लिमिट है एंड यू बिलोंग टू द आर्टिजन विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज, देन यू आर अंडर द वीकर सेक्शन। सेम आपके पास जो लिमिट है जो चेंज हुई थी, इट वाज फॉर द वुमेन बेनिफिशियरीज। सो इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरीज अप टू रुपीज 2 lakh per borrower, they are also under the weaker section category। Plus distressed persons other than farmers with loan amount not exceeding 1 lakh per borrower to prepay their debt to non-institutional lenders, these are also included in the weaker section category। और ये तीनों की तीनों कैटेगरी में लिमिट्स हैव बीन रिवाइज्ड, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स कौन से होते हैं? प्राइवेट मनी लेंडर्स, साहूकार जिनको हम बोलते हैं गांव में। तो उनसे अगर पैसे लिए हुए हैं एंड यू आर नॉट अ फार्मर, तो आपको लोन दिया जा सकता है अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। लेकिन एक जो कंडीशन रखी गई है कि जो आपने लोन लिया है फ्रॉम द नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर, इट शुड नॉट एक्सीड 1 लाख पर बोरोवर। फाइन। उसके अलावा वी हैव पर्सन विद डिसेबिलिटी, ट्रांसजेंडर्स, माइनॉरिटी कम्युनिटीज, देन डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स इंडेटेड टू द नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स, बेनिफिशियरीज ऑफ डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, डीआरआई स्कीम के अंडर जितने भी बेनिफिशियरीज आते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, देन इंडिविजुअल्स और द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, ऑल्सो द बेनिफिशरीज अंडर दी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। अलग अलग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनके बेनिफिशरीज अगर आप हैं अंडर दी एनआरएलएम स्कीम, एनयूएलएम, और फॉर दैट मैटर दी स्कैवेंजर्स स्कीम, ऑल दीज आर इंक्लूडेड अंडर दी वीकर सेक्शन। बट खास तौर पे हमें याद रखने हैं ये लिमिट्स। तो आर्टिजन विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज में इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट अगर 2 लाख तक है, यू आर अंडर वीकर सेक्शन। 2 लाख पर बोरोवर आपकी लिमिट सेट कर दी गई है फॉर द वुमेन बेनिफिशियरी, इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरी। And for the distressed person other than farmers, loan limit should not exceed 1 lakh। अगर 1 लाख तक है, डेफिनेटली आपको लोन मिलेगा अंडर दी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। ओके, अब क्विकली क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ, सो दैट वी कैन नो कितना हमारा प्रोग्रेस हुआ है बेस्ड ऑन द प्रीवियस 2 लेक्चर्स। फाइन, एक आज का लेक्चर और एक लास्ट क्लास में जो हमने देखा था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की डिस्कशन। So investment in the plant and machinery or equipment should not be more than 25 crore. Annual turnover should not be more than 100 crore. What or which type of the following manufacturing enterprise is described here? तो अभी हमने देखा था just now, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट इज 2.5, स्मॉल के लिए 25 एंड मीडियम के लिए इट इज 125। टर्नओवर की अगर हम बात करें तो 10, 100 एंड 500 करोड़। तो आंसर हो जाएगा आपका स्मॉल एंटरप्राइजेस, दैट इज ऑप्शन बी। राइट, सो बी इज द राइट आंसर हेयर। फिर लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्रायोरिटी सेक्टर ऑब्लिगेशन, जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर ऑब्लिगेशन है वो कितनी है वेरियस वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। So the total priority sector obligation for the small finance banks has been determined as dash of ANBC or COB, whichever is higher। तो what will be the right answer here? We have seen कि मार्च में जो गाइडलाइंस आई थी उसके हिसाब से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के पास टोटल प्रायोरिटी सेक्टर ऑब्लिगेशन वाज 75% ऑफ एएनबीसी और सीओबी व्हिचएवर इज हायर। तो क्या इसका आंसर ए होगा, या फिर जो मई में अपडेट आई थी जिसके अकॉर्डिंगली इसे रिड्यूस किया गया था टू 60%, दैट विल बी द राइट आंसर। फाइन, तो हमें पता तो दोनों होने चाहिए। एग्जामिनर मार्च की लिमिट पूछ ले तो 75%, मई की पूछे तो 60%, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और ऑप्शन में आपके पास 60% है, डेफिनेटली हमें 60% टिक करना है।
डी विल बी द राइट आंसर हेयर। लेकिन एक और चीज मैं बता दूं, हमने देखा है ऐसा प्रमोशनल एग्जाम्स में कि कई बार अपडेटेड जो लिमिट है वो मेंशन नहीं होती, पुरानी लिमिट मेंशन होती है। तो उस क्वेश्चन को छोड़ के मत आना इन द फॉर्म कि हाँ भाई अब इसका तो उस ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में वो ऑप्शन ही नहीं है। नो, जो पुरानी लिमिट ऑप्शन में दे रखी है उसको टिक करके आ जाना, वही सही आंसर कंसीडर होता है बाय द एग्जामिनर। फाइन। There is no obligation to meet the PSL targets by which of the following financial institutions। तो हमने ये देखा था कि आपके पास जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आपके कोई भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स नहीं एप्लीकेबल। एंड स्पेसिफिकली सिंस दिस क्लास इज फॉर द एग्री फाइनेंस, तो आपको एग्री फाइनेंस के लिए बताना है, एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए बताना है कि कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो फॉरेन बैंक्स में हमने देखा था, द फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस दे डू नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन फॉर द एग्रीकल्चर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उन पे। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? फॉरेन बैंक्स विद 31 ब्रांचेस, नो, इनकी ऑब्लिगेशन है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स के साथ। 11 ब्रांचेस, यस, इनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं बिकॉज दे आर लेस देन 20। फाइन। जो हमने लिमिट नहीं देखी थी 1 to 19 ब्रांचेस अगर हैं तो कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है फॉर दी एग्रीकल्चर या फिर माइक्रो एंटरप्राइजेस और फॉर दैट मैटर एडवांसेस टू वीकर सेक्शन। तो बी विल बी द राइट आंसर हेयर। ओके, सो दिस वाज इट फॉर योर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। आज हमने सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट लिमिट्स थी रिगार्डिंग द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स वो डिस्कस कर ली हैं। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एग्री फाइनेंस रिलेटेड टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो इंटरनल स्कीम्स हैं आपके बैंक की, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली कमेंट बिलो इन दी कमेंट सेक्शन, और अगर आपको कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए यू कैन डायरेक्टली कंटैक्ट ऑन 0981 981 9247। ऑल द बेस्ट।